हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ऑलरेडी आपने लाइट चैप्टर को जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट अब इस चैप्टर में हम और भी नई चीजें जानेंगे। बेसिकली हम अपवर्तन के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कहाँ कहाँ पे रखें तो पोजीशन इमेज की भी चेंज होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के साथ इमेज की पोजीशन कैसी होती है, किस प्रकार की इमेज बनती है और एक्चुअली में इमेज की लोकेशन क्या होगी। तो ये सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनेंगे। जब भी आप लेक्चर देखेंगे आपको चीजों को नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली आपको मैं बताऊं इस चैप्टर से काफी कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ना सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पज से बल्कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीजों में आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ऑफकोर्स इस चैप्टर को जानना है जरूरी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम देखने वाले हैं हमारे टॉपिक प्रकाश के परावर्तन को, परावर्तन के नियमों को, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ऑलरेडी आपने इनिशियली जब आप जूनियर क्लासेस में चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन अब हम बहुत अच्छे से जानेंगे किनके बारे में, गोलीय दर्पणों के बारे में, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो सभी बच्चों को बस बहुत ध्यान से चीजों को सुनना है। आप जितना ज्यादा ध्यान लगाओगे क्लास में, मन से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको चीजें बहुत इजी समझ में आएंगी। अदरवाइज क्या होगा कि इतने सारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ जैसे जैसे इमेज की पोजीशन चेंज होगी तो बहुत सारे केसेस है, आप कंफ्यूज हो गए और आपको लगेगा बहुत कठिन है, बट ऐसा है कुछ भी नहीं। बड़े ही लॉजिकली आपको रे डायग्राम से चीजें समझ में आएंगी। तो एक एक करके एक एक बात को चलो सीखते हैं। तो और हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले चलो करते हैं कुछ जनरल बातें, ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रो के बारे में। एक बात बताओ मेरे को, आप सभी बच्चे जनरली जब हम बात करते हैं कि हम चीजों को देख पा रहे हैं, बिल्कुल तो आपके मन में आता है कि भाई हम चीजों किस लिए देख पा रहे हैं, कि हम बात करें बाय गॉड ग्रेस हमारी हेल्दी आईज है। और आईज क्या है, आईज में जो रेटिना होता है वहां पे इमेज बनती है, इस वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है, सिंपली बात है। बट अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि सपोज दैट मैं कहूँ ठीक है भाई, आपका आंसर गलत नहीं है कि हम आंखों की मदद से चीजों को देख पा रहे हैं। हमारी आईज अगर परफेक्ट है, हेल्दी है, अच्छे से इमेज बन रही है, इसके सारे पार्ट्स अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तो हम चीजों को देख पा रहे हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सेम वही कंडीशन है, आप भी वही हो, आपके पास वही स्टिल आईज हैं, लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि आप जहां पे बैठे हो वहां पे मैं एक डार्क क्रिएट कर दूं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या कर दूं, अंधेरा कर दूं, तब क्या होगा, तब तो आपको चीजें विजिबल नहीं होगी, नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की, दैट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है ना। बड़े ही डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है, अभी समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, क्या, जब भी हम बात करते हैं किसकी, परावर्तन के बारे में, अभी खैर उसके बारे में तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो हम खैर थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपको समझनी है क्या भाई, कि एक्चुअली में किस प्रकार से हम इस रिफ्लेक्शन की वजह से चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, परावर्तन की वजह से किस प्रकार से देख पाते हैं आखिर, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। होता क्या है बेटा, एक्चुअली में रिफ्लेक्शन है क्या, अगर मैं बहुत बेसिक तौर पे आपको बात करूं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो अब पहले तो चलो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आईज से देख पाते हैं, लेकिन अगर वही मैं बात कर रही हूँ कि मैंने पूरे रूम में क्या कर दिया, एक डार्क क्रिएट कर दिया, अंधेरा कर दिया, ठीक है ना। अब उस केस में क्या होगा, अगर मैंने डार्क क्रिएट कर दिया तो क्या मुझे चीजें दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। मान लीजिए वहां पॉइंट ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं है, कोई भी, ना सनलाइट है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, कुछ भी नहीं, तो क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है, हमें नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि डार्क क्रिएट हो गया, अब हमें नहीं दिखाई। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअली में लाइट सोर्स ना होने की वजह से वहां पे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पा रहा है। अब प्रकाश का परावर्तन अगर मैं अभी आपको डिटेल में
बताऊं उससे पहले मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि परावर्तन बस क्या है कि मान लो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कोई भी सरफेस है, मान लीजिए कोई टेबल ही क्यों ना, ये टेबल का टॉप है, ठीक है ना। जब यहाँ पे लाइट रेस फॉल करती हैं तो गिरने के बाद ये जब इस सरफेस से टकराती हैं तो बाउंस बैक होकर के वापस आती है। और जब ये लाइट रेस बाउंस बैक होकर के वापस आती है तो ये हमारी आईज में क्या होती है, एंटर करती है। जब हमारी आईज में एंटर करती है तो वो चीज हमें क्या होती है, विजिबल होती है, हम उस चीज को देख पाते हैं। तो ये है क्या, ये है एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे इसे, हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि भाई परावर्तन के पश्चात जो लाइट रेज हमारे आंखों में एंटर कर रही है वो चीजें हम देख पा रहे हैं, वो चीजें हमें विजिबल है। तो यहाँ की एक बात तो हमें समझ में आ गई कि आंखों का स्वस्थ होना तो जरूरी है, बिल्कुल है। क्योंकि एक्चुअली तो इमेज रेटिना पे ही बनती है। इस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, आप मुझे देख पा रहे हो, आप अपने रूम में बैठे ब्लैक बोर्ड को देख पा रहे हो, टेबल चेयर, अपने फ्रेंड, बैग बॉक्स, सब कुछ। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों की इमेज कहाँ पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। देन यू आर एबल टू सी देम, आप उनको देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो फिनोमिना है वो एक और ये है, लाइट का रिफ्लेक्शन। अगर सब कुछ है, आंखें तो तब भी थे जब रूम में अंधेरा था, लेकिन तब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब कोई सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे कैसे लाइट रे फॉल करी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो हमने ये समझा कि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हमें वो सारी चीजें विजिबल हो पा रही, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम ये बात समझ गए, किसी भी चीज को देखने के लिए पूरी तरह से हमारी जितना ज्यादा आंखों का स्वस्थ होना जरूरी है, तो उसके साथ साथ इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है कि एक्चुअली में वहां पे कोई ना कोई लाइट सोर्स जरूर अवेलेबल हो, सो डेट वहां से लाइट रेस फॉल करे और हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने को मिले। क्लियर है बात सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले एक बात को बहुत अच्छे से सुनो भाई। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी दो मीडियम, सपोज मैं ये कह रही हूँ कि आपके रूम में टेबल रखी है, तो रूम में ऑलरेडी एयर तो है ही है ना। अब बात समझो,
उस एयर में भाई ऑब्वियस सी बात है, एयर के कांटेक्ट में टेबल भी होगे, हम सभी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, ये क्या है भाई, ये एक सरफेस है, किसकी है, टेबल की सरफेस है, ठीक है। टेबल टॉप है इसलिए हम इसे बोल रहे हैं टेबल की सरफेस है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, जो लाइट रे आ रही थी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, जो लाइट रे फॉल कर रही थी वो लाइट रे क्या आई, एयर से आई, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइट रे आई, ठीक है। अब जब ये एक और लाइट रे यहाँ पे आई तो ये फॉल करने के बाद क्या हुआ, जब ये फॉल करी यहाँ पे, तो अब इस सरफेस से जब ये टकराएंगी तो ये एक मीडियम था, एयर का मीडियम था। अब ये जो सरफेस आ गई ये क्या है, ये टेबल सरफेस का मीडियम है, ठीक है। अब जब ये इससे टकराएंगी तो ये बाउंस बैक होंगे क्योंकि ये दूसरे मीडियम में आई, ठीक है ना। मतलब दूसरे मीडियम के, दो मीडियम के बीच की जो सरफेस होती है, बहुत ध्यान से समझो। अब यहाँ पे टेबल का मीडियम अलग है, ऑब्वियस सी बात है, वो वुड का बना हुआ है, ये एयर का मीडियम है। तो दो सरफेसेस के बीच की जो बाउंड्री लाइन होती है, वहां पे लाइट रे जब फॉल करती है तो टकराने के पश्चात वो वापस बाउंस बैक होती है। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होती है, अभी आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाओगे, वहां बाउंस बैक नहीं होगी, वहां तो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। मीडियम समझते हो ना, माध्यम, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो ये है भाई हमारा क्या, प्रॉपर तरीके से इसी को हम बोलते हैं परावर्तन। तो क्या हुआ, परावर्तन का फिनोमेना देखने को मिल गया। आई होप इतनी बात समझ पाए सभी लोग। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। क्या बोला इन्होंने कि सूर्य का प्रकाश हमें दिन के समय वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बिल्कुल, कोई ना भी लाइट सोर्स हो दिन के टाइम, तब भी हमारे पास सनलाइट तो होती ही होती है। कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कहती है। ये परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने में क्या कराता है, सक्षम बनाता है। क्लियर हो गई बात सभी को। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। हम पारदर्शी माध्यम से देख सकते हैं। प्रकाश से संबंधित कई और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जैसे किसी दर्पण द्वारा, मिरर द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। रोज सुबह अपने आप को देख के आते हो ना मिरर में। चलो भाई, कैसे देख के आते हो, बिल्कुल प्लेन मिरर के थ्रू। अभी देखेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि प्लेन मिरर तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उसको, और डिटेल में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तारों का टिमटिमाना, ये सभी अध्याय, ये सब हम इस अध्याय में प्रकाश के इन सभी गुणों का अध्ययन करने वाले हैं भाई। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दर्पण के प्रकार। मेनली दो प्रकार के दर्पण होते, एक जो हम हमेशा से जानते हैं समतल दर्पण, दैट इज प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या, एक चिकनी या अत्यधिक पॉलिश की गई सतह होती है जो छवि यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश को परावर्तित करती है। एक सपाट, पॉलिश और परावर्तक सतह है जो वास्तविक वस्तु की आभासी छवि बनाती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जो अपने आप को देख करके आते हो मिरर में, तो मेरे को ये बताओ, जो इमेज तुम अपने आप की देखते हो मिरर में, वो रियल है या तुम जो बाहर हो वो रियल है। ऑफ कोर्स जो आप बाहर है वो रियल है, लेकिन आपका इमेज तो दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है वहां। तो वो एग्जैक्टली प्रतिबिंब आपके ही जैसा है, हूबहू आपके जैसा है। आप जितने लंबे उतना ही लंबा आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपने जिस कलर की शर्ट पहनी, आपको आपके इमेज में भी वही कलर की शर्ट दिखाई दे रही। मीन्स ना कलर में चेंज हो रहा है, ना साइज में चेंज हो रहा है, ना ही शेप में चेंज हो रहा है। लेकिन फिर भी वो इमेज कैसी है, वो एक वर्चुअल इमेज है। क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली में जब भी कभी, वर्चुअल का मतलब हिंदी में क्या होता है, आभासी। अब जब ये शब्द आया ही है तो एक दो बातें तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में तो हमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दो शब्द जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जरा इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में बात करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखते हैं। आभासी इमेज क्या कहती है, रियल इमेज क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखना है बेटा। देखो, वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट रेस आएंगी और एक दूसरे को कट करने के बाद वास्तविकता में कट, मतलब जब भी चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, बहुत ध्यान से समझना। परावर्तन के पश्चात या फिर अपवर्तन पढ़ाऊंगे मैं आपको, तब आप देखेंगे अपवर्तन के पश्चात जब लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरणें, बहुत ध्यान से समझिएगा,
जब लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरणें वास प्रकाश की किरणें वास्तविकता में एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं रियलिटी में एक दूसरे को कट करती है। कट करती मतलब समझ रहे हो ना, इंटरसेक्ट करती। चलो और लिख देते, मैथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटरसेक्ट करना, प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करती है। तब तो भाई जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं बनेगी इमेज। लेकिन वो इमेज कैसे होगी, हमारी रियल इमेज होगी, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा जब लाइट रेस वास्तविकता में ना एक दूसरे को कट करें, जब प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो, क्या हो, प्रतीत हो, तब वहां कैसी इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में। यहाँ पे एक्चुअली में नहीं कट कर रही थी, कट करते हुए प्रतीत हो रही थी, और वहां पे क्या हो रहा था, वास्तविकता में एक दूसरे को कट कर रही थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो जहां पे प्रतीत होंगी वहां बनेगा आभासी। आभासी बोले तो वर्चुअल इमेज, बात समझ रहे हो क्या होगा, वर्चुअल इमेज। और जहां पे वास्तविकता में कट करेंगे वहां पे बनेगी रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या क्या सीख लिया भाई, चलो हमने जाना कि सच में परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाली वर्चुअल इमेज होती है, क्यों होती है, ठीक है। चलो थोड़ी सी और बात करते हैं आगे की ओर। एक चीज और याद रखिएगा, जब कभी भी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो एक्चुअली में ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविकता में बेटा कैसा होता है, एकदम कहेंगे हम सेम साइज का, जैसा ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, वस्तु वो कुछ भी हो, चाहे तुम हो, हम हो, पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो। तो इसीलिए साइंस में हर चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है भाई, ठीक है, सेम साइज होगा, सेम शेप होगा, सब कुछ ही, ठीक है, सेम शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी होगा। चलिए, आई होप जितनी नेसेसरी चीजें थी वो तो हमने कर ली है डिस्कस। अब आगे की ओर चलते हैं, बात करते गोली दर्पण। क्या बोलोगे मैम, ये तो लाइफ में कोई नई चीज आई है। आई तो नई चीज है बट है बहुत इजी। मैं अभी आपको समझा देती हूँ, 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की। बेटा कभी मान लो, एज्यूम करो, सोचो कि कांच का बड़ा हुआ बड़ा सा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का आपके पास एक ग्लास है, मतलब ग्लास का बना हुआ बड़ा सा फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर कुछ है, ठीक है, जैसे फुटबॉल होती है वैसा ही कुछ ग्लास का बना हुआ, कांच का बना हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात सोचो कि अगर अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं उस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर से, ये लिया मान लीजिए इस तरह से है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर से कोई पार्ट वहां से काटूं, ठीक है, निकालू, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने एक पार्ट इस तरीके से निकाला और एक पार्ट कट करके इस तरीके से निकाला, ठीक, बहुत ध्यान से समझो, बस जिसमें 2 मिनट ध्यान है उसे स्फेरिकल समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये पार्ट अलग कर लिए, ठीक है ना, वहां से क्या कर लिए, डिटैच कर लिए, तो तुम एक बात बताओ, ये जो कट किया हुआ पार्ट है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इस तरह से कि ये है, ठीक है, मैंने इसको येलो से किया था तो जरूरी तो नहीं मैं येलो, बट इस तरह से ये कुछ दिखेगा, है ना। ये हिस्सा जो कट के बाहर आएगा, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना, कुछ इस तरीके से यू, ठीक है। यहाँ एक चीज गड़बड़ की है, मैंने बता रही हूँ क्या गड़बड़ की है। इसको ऐसे बनाना, डॉटेड पार्ट तो वो वाला है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला पार्ट, और ये जब मैंने अलग किया तो ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अगर हम ध्यान से देखें, वो तो जो डॉटेड लाइन बनाई थी वो तो बस जस्ट इसलिए कि आपको पता रहे। अब ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ये जो सरफेस है, इसको जो आपने कट करी, ये क्या है, ये कार्य करेगी किसके जैसा,
एक परावर्तक पृष्ठ के जैसा कार्य करेगी। किसको, किसके जैसे कार्य करेगी? परावर्तक पृष्ठ। अब बोलोगे मैं परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बेटा वही पृष्ठ होता है जहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो ये हिस्सा कैसे कार्य करेगा, एक परावर्तक पृष्ठ के जैसे कार्य करेगा। कहाँ से हमने अलग किया है इनको? एक स्फीयर से ही तो अलग किया है, एक गोले से ही तो अलग किया है, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, क्योंकि ये गोले से किसके, एक बड़ा सा स्फेरिकल था, स्फीयर था, कांच का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ, वहां से दोनों पार्ट कट किए। तो ये जो कटे हुए हिस्से हैं ये एक्चुअली में क्या कहलाएंगे? क्योंकि ये कहाँ से आए, एक स्फीयर से आए, तो कहलाएंगे स्फेरिकल मिरर। ये कभी अपने पास्ट में एक स्फीयर का हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए हम कहते हैं इन्हें स्फेरिकल मिरर। अब हम कैसे बताएंगे कि स्फेरिकल मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे भी बताया गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये बात कैसे डिसाइड होगी कि इनमें से कौन है अवतल, कौन है उत्तल? बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। देखो एक बात बताओ, पहले तो यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो इसको कहूंगी मैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब बहुत ध्यान से समझो बात को। क्या, जब कभी ऐसा हो कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसी हुई हो, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये जो परावर्तक पृष्ठ, देखो यहाँ पे नाम में भी लिखा होता है केव। केव का मतलब गुफा। गुफा तो ऐसी ही होती है ना, बाहर से एक ओपनिंग, फिर तुम अंदर एंटर करते हो, मीन्स अंदर की ओर कैसी होती, धसी हुई होती, तुम अंदर जाते 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 फिर कहीं जाके खुलती है वो गुफा। तो जब कभी परावर्तक पृष्ठ कैसी हो, अंदर की ओर धसी हुई हो, तो हम उस तरह के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ कैसी हो, अंदर की ओर धसी हो, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और जब परावर्तक पृष्ठ कैसी हो, बाहर की ओर उभरी हुई हो। कैसी हो? बाहर की ओर उभरी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है मेरी बात? आई होप इतनी तो मेरे सारे बच्चे जान गए, समझ में कोई दिक्कत अब रहेगी नहीं किसी को, है ना। अच्छा, और ना समझ में आया तो घर में उठा लो एक चम्मच। चम्मच तो सबके पास अवेलेबल होगा, है ना। स्पून, बिल्कुल। अब जब स्पून को देखो तो एक तरफ तो स्पून हम जिससे होल्ड करके चीजों को खाते हैं, तो वो वाली सरफेस कैसे होती है चम्मच के अंदर की ओर धसी होती, तो बिल्कुल वो वाला पार्ट जैसे ना, वो कैसे वर्क करेगा, एज अ उत्तल दर्पण। लेकिन उसी चम्मच को पलट दो, स्पून को, तो तुम देखोगे उसका पार्ट कैसा बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो वो कैसा कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये भी बात हमने समझ ली। अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही बात समझाई गई है। क्या? अब बात करते हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट दो लॉ की। और वो लॉ क्या है? वो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हालांकि आपने ये लॉ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट मैं फिर से बोलने, जब पढ़ा ही रहे तो सब रिवाइज भी कर लेते, फिर चलते ना आगे, ताकि कुछ भी कहीं भी बचे ना, और तुम सब हो जाओ बहुत अच्छे से सारी चीजों को सीखने लायक। और ना सिर्फ सीखो बल्कि दूसरों को भी समझाओ, अच्छे से इनको समझो लॉजिकली, और इनको फिर लाइफ में अप्लाई भी कर सको। चलो भाई, बात करते हैं तो लॉ क्या कहते हैं। देखो एक बात है, जो इंसिडेंट लाइट रे आती है, जिसे हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण से मतलब क्या भाई? किसी ना किसी लाइट सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज आ रही होंगी, चाहे फिर वो घर का कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो, सूर्य की रोशनी हो, टॉर्च की रोशनी हो, मोबाइल की फ्लैश लाइट हो, कुछ भी हो, वो क्या है? आपतित किरण है, ठीक है ना। जो अब बात करते हैं दूसरी बात, अभिलंब की। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं कैपिटल एन से। ध्यान देना मेरी बात को जरा, जब भी हम बात नॉर्मल की करते हैं तो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझना। क्या? जब भी हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल क्या है? सबसे पहले तो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना।
किसी भी हम पृष्ठ पे अगर बात कर रहे हैं, कोई भी पृष्ठ है, तो वहां पे नॉर्मल क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सुविधा के लिए बनाया गया है। क्यों? ताकि हम ये बात बता सके, जैसे होता नहीं है 9th क्लास में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे भी क्या होता था, हम कहते थे कि कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बता सके ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इस तरह से नॉर्मल भी एक इमेजिनरी लाइन है, जो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि हम ये बता सके कि भाई इस नॉर्मल से आपतित किरण के बीच का कोण कितना था, इस नॉर्मल से परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना था। तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ यही कहता है कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्योंकि नाम है इंसिडेंट रे तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेम वे जब ये रिफ्लेक्ट यहां से टकराई, ये सरफेस थी, दो मीडियम के बीच की बाउंड्री से ही तो टकराती है, टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब ये रिफ्लेक्ट हुई बाउंस बैक होके, तो हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं उसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये बात लॉ ये कहता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होती है। बात समझ में आई, क्या बताता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हम बात करते हैं दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर हम मान लीजिए पूरे सेटअप को, मान लो भाई एक आप लगा लो व्हाइट पेपर, लगा लो ब्लैक व्हाइट पेपर, थंबनेल्स आते ना, किसी भी आप अपनी टेबल पे एक अच्छा खासा व्हाइट पेपर लगा लो बड़ा सा, और वहां पे एक टॉर्च रखो, ठीक है, लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है। अब क्या करो, एक ग्लास का छोटा सा टुकड़ा रख लो केयरफुली, और इसको अगर ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि आप तीनों लाइन को, यानी कि तीनों आपतित किरण को, नॉर्मल को, परावर्तित किरण को आप ड्रॉ कर पा रहे हो उस पेपर पे। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को आप तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब वो एक ही प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन पे लाई करे। तो सेकेंड लॉ यही कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दे ऑल थ्री लाई ऑन अ सेम प्लेन, सिंपल एज दैट, बस इतना ही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे आगे की ओर। अवतल दर्पण तो हमने पहले ही समझ लिया था, उत्तल दर्पण भी समझ लिया था। ये है उनके क्या डायग्राम्स है, ये जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ये आगे की ओर रिफ्लेक्शन साइड है। रिफ्लेक्शन साइड यानी कि परावर्तक तल से जहां से अच्छे से लाइट रे जब फॉल करेंगी तो वहीं से होता है रिफ्लेक्शन। फिर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, इस तरह से कॉनकेव मिरर में, ये सारी चीजें तो हमने देख ली हैं। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी कोई भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, मैम नहीं समझ में आ रहा है कि सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है। अभी मैं सब बताऊंगी, थोड़ा टाइम दीजिए बस। अब थोड़ी देर में हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो पहले तो जो जान चुके एक बार उसी को पढ़ लेते। क्या कहता है, अवतल दर्पण कौन से दर्पण है जिसमें परावर्तन कहाँ से हो रहा है, दबे हुए भाग से होता है। यह भी कहा जा सकता है कि दर्पण का दबा हुआ भाग जो है किसका कार्य करता है, परावर्तक का कार्य करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी बच्चे मुझे एक बार बताएंगे, आई होप नहीं होगी। आगे की ओर चलते हैं। इस प्रकार के दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने या दूरदर्शी में। इस पॉइंट को जब हम पढ़ेंगे ना कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बहुत सारे केसेस, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आप याद कर लो, समझ लो, आपके पास पता होना चाहिए कि कहाँ करते हो, और इसको आप प्रैक्टिकली भी फील करोगे जब मैं बताऊंगी ना। बस थोड़ी देर में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों ये बात बोली गई। साइंस तो पढ़ते ही इसीलिए क्योंकि साइंस में कही गई हर एक बात को हम प्रायोगिक रूप से, यानी कि प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। तभी तो साइंस है भाई, नहीं तो फिर प्रूफ ही ना कर पाओ तो किस बात की साइंस। फिर तो ये हाइपोथेसिस हो गई, एक कल्पना होगी, इमेजिनेशन होगी, जैसे हम लिटरेचर वगैरह में इस चीजों को बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसमें क्या होता है, इसमें परावर्तन जो होता है उभरे हुए भाग से होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भी कि इनका कहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसमें जब हम जो भी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, जब भी कोई भी आप करते हो या कोई भी, तो आपने देखा जरूर होगा कि मिरर, साइड मिरर्स भी होते हैं व्हीकल्स में। तो ये जो साइड मिरर्स होते हैं वो किसके जैसे कार्य करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के जैसे कार्य करते हैं। किसके जैसे एक्ट करते हैं,
दे एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर। इनका काम क्या होता है, पीछे के वाहन को देखने के लिए, ताकि हम सेफली ड्राइव कर सके। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ सामने देख सकते हैं, साइड वेज भी एक लिमिटेड ही वे में देख सकते हैं, पीछे तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन ड्राइविंग के लिए ये बात भी जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है कि पीछे से कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, कितनी दूरी पे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। तो फिलहाल उसके लिए किसका किया जाता है इस्तेमाल, कॉन्वेक्स मिरर का एज अ साइड मिरर, ताकि ये भी दिख सके कि पीछे कितने कितने आ रहे हैं वाहन। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ऐसा कॉन्वेक्स मिरर को क्यों करते, कॉनकेव को क्यों नहीं कर ले रहे, प्लेन मिरर को क्यों नहीं कर ले रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊंगी, इसके भी केसेस पढ़ेंगे तब। तो चलो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं, क्योंकि अब हम धीरे से पहुंचने वाले हैं कि किस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण होता है। लेकिन जब किसी दर्पण के बारे में इतना डिटेल में पढ़ने चले तो उससे पहले उस दर्पण से रिलेटेड सारी डेफिनेशंस को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र को समझने से पहले आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, वो क्या है ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। देखो मैंने क्लास की ही स्टार्टिंग में आप लोग को एक बात बताई थी, वो बात क्या थी कि एक्चुअली में हम कैसे बनाते हैं स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण बनाते कैसे हैं। भाई सिंपल सी बात है, वो गोलीय दर्पण किसी ना किसी गोले का एक भाग होता है कि नहीं होता है, होता ही है। ये भी इसी गोले से मान लीजिए हमने कट किया था, तब ना बनाता हमारा क्या, बनाता ना हमारा अवतल दर्पण, चाहे गोली दर्पण चाहे अवतल की बात करें तब भी वही बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, तो क्या बताओ, जरा 2 मिनट पहले मैं ड्रॉ कर लूं, फिर ज्यादा अच्छे से बात हो पाएगी आपसे, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएंगी चीजें। हम्म, चलिए अब यहाँ पे देखो, एक बात बताओ मेरे को, जब ये एक स्फीयर था, एक गोला था, तो इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, ठीक है ना। ये इसका क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा, केंद्र रहा होगा, ठीक है ना। अब जब ये कट करके हिस्से को उससे निकाल लिया, तो भाई एक्चुअली में तो जो केंद्र वहां पे था इसका भी कोई ना कोई केंद्र रहेगा, क्योंकि मतलब जो केंद्र यहाँ पे था वही इसका केंद्र मानेंगे हम, भले ये कट किया हुआ हिस्सा है, लेकिन भाई ये किसी गोले से ही कट करके लाए, तो जो उसका केंद्र होता है उस केंद्र को हम अवतल दर्पण के केस में क्या कहते हैं, हम इस केंद्र को अवतल दर्पण के केस में बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। मेरी बात समझ में आ रही है, इस केंद्र को क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। और इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो केंद्र था वही केंद्र दर्पण के केस में बस नाम बदल देते हैं। अब हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने मैथ में भी एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, वो क्या थी कि केंद्र से पेरिफेरी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि रेडियस बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। सेम वे यहाँ पे भी होगा, इस केंद्र से दर्पण के पेरिफेरी, या अच्छा एक काम करते हैं, एक बात पहले बता दूं फिर ज्यादा समझ में आएगा। ये जो बेटा परावर्तक पृष्ठ होती, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान से समझना, ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को यानी कि मिड पॉइंट को हम बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पोल। क्या बोला जाता है, ध्रुव यानी कि पोल। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। क्या बताया मैंने, इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव यानी कि पोल। अब बहुत अच्छे से समझो बेटा, जैसे मैथ में होता था ना कि सेंटर से पेरिफेरी के बीच की दूरी को त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते, वैसे यहाँ पे भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ये जो दूरी है इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर।
क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी बच्चे बताइएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। अब एक जो जो जरूरी डेफिनेशन उनके बारे में, जैसे होता है ना कि कहीं मिलने किसी के घर जा रहे हो, मान लीजिए वो न्यू है आपके लिए, ठीक है, उनसे दोस्ती हो रही, तो मान लो एक दोस्त तो चलो होता है, उस दोस्त के घर के बाकी लोग, तो सबसे पहले तो यही परिचय कराया जाता है ना आपसे, कि ये हमारी मम्मी है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे पापा है, ये दादा है, ये दादी है। तब तो फिर आगे चल के आप बहुत कुछ जान पाते हो धीरे से, है ना। तो सबसे पहले तो अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारे लोगों के बारे में बताओ। तब जो नया बंदा आ रहा है उसकी बात है फोकस। अब फोकस क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, या अभी थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे क्या बताने चल रही हूँ मैं। ये कि जब, हाँ एक पॉइंट तो और रह गया था भाई, ये जो लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन है ना, ये जो लाइन है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ रही है, इसे हम बोलते क्या है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसे, इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, यानी कि इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि भाई ये मुख्य अक्ष है, क्योंकि इसी पे तो अभी मैं आपको फोकस भी बताऊंगी, तो बताऊंगी कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र सब पाए जाते हैं। तो ये जो लाइन है जो एक्चुअली में वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ रही है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझो, जब ये लाइट रे फॉल करेंगी परावर्तक पृष्ठ पे, किसके, अवतल दर्पण के, तो आफ्टर परावर्तन, परावर्तन के बाद क्या होगा, ये सारी की सारी लाइट रेस परावर्तन के बाद जिस एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं, ये सभी परावर्तन के बाद जिस एक पॉइंट से होकर के गुजरेंगी, वो पॉइंट ही एक्चुअली में आपका कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। आई बात समझ में। तो आप सिंपली इतनी बात बोल सकते हो कि दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस एक बिंदु से होकर के गुजरती है, वो बिंदु एक्चुअली में कहलाता है उस मिरर का फोकस, यानी कि बस फोकस ही कहलाता है। ठीक है, अब इस फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। स्पेशली ये फोकस पॉइंट से ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। क्या कहते हैं उसे, फोकस दूरी कहते हैं। तो आई होप अब सारे बच्चे आप ये तो समझ गए होंगे कि व्हाट इज वक्रता केंद्र, व्हाट इज ध्रुव, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस। ठीक है भाई, चलिए, बहुत जरूरी था समझना अब इसी चीज को जो मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो गोले दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रस्तुत चित्र में ये है आपका वक्रता केंद्र। मेरे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पहले ही बताया मैंने, ध्रुव पोल और दर्पण के केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, क्या, दर्पण के उस एक बिंदु से तभी सारी लाइट रे गुजरेंगी, तभी गुजरेंगी जब ये सारी की सारी लाइट रे किसके पैरेलल आ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। जब ये सारी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो ये परावर्तन के पश्चात एक मुख्य बिंदु से होकर के गुजरेंगी, और एक पॉइंट, जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट से होकर के सभी पास ऑन होंगी, वो स्पेसिफिक पॉइंट ही होगा फोकस। बट यहाँ पे जरूर लॉ याद रखना कि वो ही लाइट रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हूँ। मैं हर लाइट रे की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही स्पेशली स्पेसिफिकली उन्हीं लाइट रेस की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हूँ। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली वो लाइट रे जो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर के गुजरती है, और ये होगा ही होगा जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। एक लॉ है, याद रखना, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से ही होके गुजरेगी, और कहीं जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। इसको तुम ऐसे देख भी सकते हो, ये देखो, ये लाइट रे आई फोकस से, ये भी फोकस से, ये भी फोकस। क्यों, क्योंकि बेचारी ये सारी की सारी लाइट रे आ कैसे रही थी,
पैरेलल आ रही थी, समांतर आ रही थी, किसके? मुख्य अक्ष के, इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये पैरेलल के बाद फोकस से ही होके गुजरेंगी। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। अब फोकस दूरी एज सिंपल एज इट, फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। रिप्रेजेंट इसे स्मॉल एफ से करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से करते हैं, याद रखना, इसको कैपिटल एफ से करते हैं जबकि इसको स्मॉल एफ से करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ध्रुव क्या है? सबसे इजी, परावर्तक पृष्ठ के मुख्य बिंदु को, या सॉरी मुख्य नहीं, मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगी, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि सारी दूरियां दर्पण में इस ध्रुव से ही नापी जाती हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट केस की, यहां से सारी चीजें बहुत ध्यान से समझना है। अब बच्चों हम क्या सीखने चल रहे हैं, पहले तो ये समझ लो। अब हम एक्चुअली में सीखने चल रहे हैं कि भाई यही है अवतल दर्पण। हमने दर्पण के सारे पॉइंट्स जान लिए, डेफिनेशन जान ली, दर्पण में क्या क्या होता है ये भी जान लिया। अब ये जानने चल रहे हैं कि अब एक बात तो सिंपल सी है, जब हम ऑब्जेक्ट कहीं रखेंगे, तुम भी बताओ मेरे को, अगर कोई बंदा दूर खड़ा होता, बहुत दूर खड़ा होता है, तो तुम्हारी आंखों में कैसी इमेज बनती है उसकी? बहुत अच्छी तो नहीं बनती ना, क्योंकि आप फिर उसको बहुत क्लियरली नहीं देख पाते, ब्लर इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत पास भी हो, मान लीजिए बहुत पास बुक रख लो, तब भी बड़ी दिक्कत होती है, स्ट्रेस होता है पढ़ने में, होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इमेज अलग बन रही है। अब एक बात बताओ, यानी कि हम एक बात कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज की भी पोजीशन अलग अलग होती है। क्लियर हुई मेरी बात? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। तो सबसे पहले केस में हम अब ये देखने चल रहे कि ये इमेज कैसे बनेगी। कई केसेस को देखेंगे, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस को। वो ये कहता है कि जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। बहुत ध्यान से समझना है, क्या? जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है, जरा मुझे देख के बताओ, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है? हाँ जी। ये आ रही है? बिल्कुल जी। और ये तो आ ही रही, भाई पैरेलल ही मानेंगे क्योंकि उसी के ऊपर से ही होके आ रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इसकी बात करें तो ये आएगी ना, फोकस से होके गुजरेगी, बिल्कुल। ये लाइट रे फोकस से होके गुजरेगी, बिल्कुल। लेकिन परावर्तन के पश्चात ये लाइट रे फोकस से तो कोई गुजर रही, लेकिन मुझे एक चीज और दिखी कि ये तो बिल्कुल बाउंस बैक हो गई, भाई जैसे आए थे ये वैसे ही टकरा करके बाहर चले गए। ये तो चलो ऐसे आई तो मुड़ी तो सही, ये आई मुड़ी तो सही, बट ये तो मुड़ी ही नहीं, जैसी आई वैसे ही निकल गई, ऐसा होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात तुम्हें और याद रखनी है, क्या? एक बात तो तुमने पहले ही याद कर ली कि जब प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होके गुजरेगी। दूसरी बात तुम्हें और याद रखनी पड़ेगी, वो ये कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएंगी, तो ये परावर्तन के पश्चात सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके गुजरेगी। क्या सीखा तुमने? कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के आती है, तो परावर्तन के पश्चात ही वक्रता केंद्र से ही होकर के जाती, मीन्स ये रिट्रेस करती है अपने पाथ को। रिट्रेस समझ रहे हो? जैसे आए वैसे ही चले गए, टकराए और रिट्रेस कर लिया अपने पाथ को, तो भूलना नहीं है कभी को। अब इस प्रक्रिया में हमें क्या देखने को मिला कि ये तीनों की तीनों लाइट रे कहाँ पे मिल रही है? एक दूसरे से मिल रही है फोकस पे। और मैंने पहले ही आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि जब कभी ऐसा होता है कि जब लाइट रे जो होंगी, जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी, इमेज तो वहीं बनेगी। तो क्योंकि ये सब कट कर रही हैं एक दूसरे को फोकस पे, तो डेफिनेटली इमेज भी बनेगी फोकस पर ही। चलो भाई अब बात करते हैं कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, मां समझ में आ गया, 100% एग्री हो गए कि फोकस पे ही बनेगी। अब वस्तु अनंत से मतलब ये, जैसे मान लो बेटा सनलाइट की बात करें, सन जो है वो, हालांकि ये बात पता है हमें, डिफरेंस अच्छे से पता है अर्थ और सन के बीच की, लेकिन फिर भी इतना दूर है कि हम उसे एज्यूम कर सकते हैं कि वो अनंत पे। एक चीज और याद रखना कि जब कभी भी कोई भी चीज अनंत पे होती है, तो ये बात सच है कि उससे आने वाली जो लाइट रे है उनको हम समांतर, उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही मानते हैं, क्योंकि इतनी दूर से आ रही तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही आएंगी। चलो अब बात इतनी सारी तो हो गई, प्रतिबिंब भी पता चल गया। अब ये देखना है कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा।
तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे है वस्तु, अनंत पे है। अब बात करेंगे इसकी पोजीशन की या फिर लोकेशन की। कि एक्चुअली में पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे होगी, और इमेज की लोकेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं लोकेशन ऑफ इमेज, वो क्या होगा भाई, कहाँ पे बनेगी। तो हालांकि आप सभी बच्चे बोल ही रहे होंगे देख करके कि मैम ये तो फोकस पे ही होगी, बिल्कुल सही है। कहाँ पे होगी, एट एफ, यानी कि फोकस पे होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई नेचर की, कि एक्चुअली ये जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो भाई क्या ये कट करते हुए प्रतीत हो रही है, वास्तविकता में एक दूसरे कट करे, बिल्कुल वास्तविकता में एक दूसरे को कट कर रही है। तो कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको पता है कि रियल के साथ हमेशा इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, याद रखिएगा। वास्तविक के साथ में हमेशा इमेज रियल बनती है, रियल के साथ में हमेशा इमेजेस इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब समझते हैं ना, उल्टी इमेज, यानी कि अपसाइड डाउन, ठीक है। क्या होता है, अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं क्या, कि इसके साइज की बात करें, तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा छोटी बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अत्यधिक छोटी, या फिर आप इसे कह सकते हो पॉइंट साइज। क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है कि हाईली डिमिनिश्ड। अगर हम इंग्लिश में बोले तो इसी बात को हम बोलेंगे, कैसी बन रही इमेज, हाईली डिमिनिश्ड बन रही। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हम क्या बोलेंगे इसे, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, समझ में आ रहा है ना सभी को, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई कैसी बनी, क्या है साइज, क्या है नेचर, क्या है लोकेशन। अब चलते हैं हम सेकंड केस की ओर। सेकंड केस क्या कहता है, अब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा पास आ गया है। किसके पास आ गया है, ऑफ कोर्स मिरर के पास में आ गया, ठीक है। कहाँ पे है अब ये, अब ये वक्रता केंद्र से परे है, अनंत पे नहीं है, वक्रता केंद्र से परे है, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कहाँ पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके भाई, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इमेज कैसी बनेगी। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जैसे ही पैरेलल आ रही तो आंख बंद करके हम समझ गए कि और का तो मुझे नहीं पता, ये लाइट रे तो डेफिनेटली फोकस से ही होके गुजरेगी। कब, परावर्तन के पश्चात, ऐसा ही हुआ। फिर हमने क्या देखा कि एक लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही। तो फिर हमने कहा आंख बंद करके कि ये तो परावर्तन के पश्चात रिट्रेस इस बात, जिस रास्ते से आई हैं ये उसी रास्ते से वापस भी जाएंगी, चली गई ये उसी रास्ते पे वापस, ठीक है ना। प्लीज मैनेज विद डेट। अगर लगातार बोलने से ना ऐसा होता है, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो क्या है, ब्लैक बोर्ड पे है, कि मैं कितने अच्छे से एक चीज समझाती हूँ, तो इसमें होता है टंग स्लिप करती ही है, क्योंकि अब सारा जब दिमाग का जो होता है ना एकाग्रता उस ओर है, तो ऐसा होगा, बट समझ में जरूर आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, जब ये तीसरी लाइट रे की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो तीसरी लाइट रे है ये भी वक्रता केंद्र से होकर के ही, तो ये भी रिट्रेस करेगी पाथ को अपने, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, अल्टीमेटली एक बात समझ में आएगी, तीनों लाइट रेज ने एक दूसरे को कट किया। और बात करते हैं कि इन्होंने एक्चुअली में कहाँ पे कट किया एक दूसरे को, तो हमें दिखाई दिया कि ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही है, और ये पोजीशन कुछ कुछ सी और एफ के बीच ही दिख रही है। कहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल सी और एफ के बीच दिख रही है। दूसरी चीज हमें ये दिखाई दी कि इमेज तो अभी भी इन्वर्टेड बन रही, बट अब उतनी ज्यादा पॉइंट साइज नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, छोटी तो है, डिमिनिश्ड तो अभी भी है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हाईली डिमिनिश्ड, अत्यधिक छोटी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, क्या हम बात करेंगे किसकी, लोकेशन ऑफ इमेज की। कहाँ पे होगा, लोकेशन ऑफ इमेज कहो, पोजीशन ऑफ इमेज कहो, तो सबसे पहले जैसा कि दिख ही रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बिटवीन, बिटवीन यानी कि बीच में, किसके किसके, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। फिर हमने क्या बात करी कि इसके नेचर की भी बात कर लो भाई, फिर बात करेंगे साइज की। तो नेचर की बात क्या ही कहेंगे भाई, रियल है और इन्वर्टेड है। अब तो बार बार इन्वर्टेड का मतलब बताना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पता ही चल जाएगा इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। तो ये है रियल और इन्वर्टेड। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, साइज की,
तो अब की बार मैं ये तो नहीं लिखूंगी कि अत्यधिक छोटी, बट हाँ छोटी तो है, डिमिनिश्ड तो लिखा ही जाएगा। क्या है? डिमिनिश्ड। इतनी बात समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी बच्चे देखेंगे, समझेंगे। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बेटा सभी को? चले आगे की ओर। चलो भाई आगे की ओर बात करते हैं। अब जब हम चलते हैं आगे के केस में, तो हमने एक चीज देखी, क्या थर्ड केस क्या कहता है? जब वस्तु कहाँ पे हो, अब थर्ड केस में बात करो, अब वस्तु और आगे आ गई। किसके पास आ गई? ऑफ कोर्स दर्पण के पास आ गई। कहाँ पहुंच गई है? पहली थी अनंत पे, फिर थी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब अनंत पे थी तो इमेज फोकस पे बन रही थी, जब बियॉन्ड द कर्वेचर थी तो वस्तु की इमेज थोड़ा और पास आ गई थी, सी और एफ। अब वस्तु आ गई सी पे। अब कुछ कुछ ऐसे सोचो, एक दर्पण के पास आ रहा है तो इमेज कह रही कि तुम आ रहे हो तो मैं दर्पण से दूर जा रही हूं। देखो मतलब ऐसे याद करो, तभी आप रिलेशन समझ पाओगे। अब तुम खुद ही से देख लो, वस्तु आ गई है वक्रता केंद्र पे तो इमेज तो लौट ही रही थी। दोनों इसी एक टाइम पे आके एक दूसरे से मिलती है, लेकिन अभी भी कैसे? वस्तु है ऊपर की ओर तो इमेज तो अभी भी रियल और इन्वर्टेड बन रही है। लेकिन इस एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि दोनों की पोजीशन तो सेम जगह पे है। ठीक है ना? अब समझाने की बात करें तो फिर से समझ लो भाई, ये तो सारी चीजें वैसी, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराएगी, फोकस से होकर के जाएगी। फिर से ये अब यहाँ पे एक चीज और देखो, उल्टा होता है। जो पैरेलल आती है वो फोकस से होकर के जाती है, और जो फोकस से होकर के जाती है वो टकरा के पैरेलल हो जाती है। बिल्कुल उल्टा, जो पैरेलल आ रही वो टकरा के फोकस से गुजर रही है, और जो फोकस से होकर के गुजर रही वो पैरेलल जा रही। सिंपल एज दैट। तो ये आई थी ऐसे तो टकरा के हो गई ऐसे। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों ने फिर एक दूसरे को कट किया। कहाँ पे कट किया? ये ध्यान देते, इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को फिर से कट किया। और कहाँ पे कट किया? एक्चुअली में इन लोगों ने अब एक दूसरे को कट किया यहाँ पे। कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यही बन जाएगी ना इनकी इमेज। तो जब वस्तु कहाँ पे थी? वक्रता केंद्र पे थी। तो फिर से बात करते हैं किसकी? लोकेशन ऑफ इमेज की। क्या बोलेंगे? लोकेशन ऑफ इमेज। तो क्या लिखोगे तुम लोग कि मैम ये तो हम सीधे सीधे लिख देंगे एट सी। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर बात करी नेचर की, तो नेचर कैसा है? साफ साफ दिख रहा है, कट तो वास्तविकता में कट ही रही है, कर ही रही है। तो रियल है तो भाई इन्वर्टेड होगा ही। इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन। एक बार बता दिया तो आई होप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं साइज की, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कहानी है। क्या? अब की बार जो साइज है वो सेम साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज था सेम वही हमारी इमेज का भी साइज है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सेम साइज। है क्या किसी को कोई डाउट? आई होप आप सभी बच्चों को बहुत क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे थे, यहाँ से ये भी क्लेस खत्म होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जा रही। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर जा रही। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस क्या कहता है? जब वस्तु फोकस पे हो। अब वस्तु तो और पास आ गई, तो अब एक बात सोचो, तो डेफिनेटली इमेज तो दूर ही जाएगी। अब कैसे क्या होगा यहाँ पे, ये ध्यान देते हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या भाई, हम अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? वस्तु फोकस पे आ गई, वो आपको दिख भी रही है। जो एक लाइट रे फोकस से होकर के आती दिखाई दे रही है, ये दिखाई, मतलब फोकस से तो बोलना सही नहीं होगा, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो जो लाइट रे जो है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी, तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चली गई। ये आ रही थी ऐसे ही, ऐसे ही चली गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दूसरी लाइट रे जो पैरेलल आ रही थी, नियम नहीं बदलेंगे चाहे केस कुछ भी हो जाए, लॉस कभी नहीं चेंज होते। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो अभी भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही होकर के गुजर रही है। यानी कि ये देखो, ये ऐसे गुजर रही है। अब इस केस में एक चीज है, क्या है कि भाई इनके बीच की दूरी थोड़ा घट तो रही है, लेकिन फिलहाल तो भी काफी दूर तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही कि ये एकदम कहीं पास में ही जाके एक दूसरे को कट कर दे। कट तो कहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है कि बीच की दूरी घट रही है, लेकिन बहुत दूर जाके कहीं कट करेंगे। अब जब बहुत दूर जाके कहीं एक दूसरे को कट करेंगे तब जाके इमेज वहीं कहीं बनेगी, यानी कि बहुत दूर बनेगी। आई बात समझ में? तो लेकिन अब कट तो जरूर करेंगे। ठीक है, बात को समझना,
ये लाइट रेज, अब बताओ किसी के बीच की दूरी 0.1, मान लीजिए इनके बीच की दूरी 9, सपोज 9 थी, अब मैं कहूं कि 8.9 होगी, फिर 8.7, मीन्स घट तो रही है, और भी अगर मैं इसे और कम करती जाऊं तो हमें अल्टीमेटली एक बात तो समझ में आ रहा है कि घट रही, लेकिन बहुत दूर, धीरे धीरे घट रही, तो कहीं बहुत दूर जाके एक दूसरे को कट करेंगे। बट क्योंकि कट करेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, रियल बनेगी तो इन्वर्टेड भी जरूर बनेगी, कोई डाउट की बात तो इसमें है नहीं। तो चलो फिर से सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लोकेशन ऑफ इमेज की। किसकी बात करते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज की। तो जब भी हम लोकेशन ऑफ इमेज की बात करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये कहाँ पे बनेगी, एट एफ, सॉरी एट इंफिनिटी, क्योंकि कहीं बहुत दूर जाके अनंत पे बनेगी ये इमेज। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं नेचर की। जब प्रकृति की बात करते हैं तो वो कैसी होगी, वो रियल भी होगी, वास्तविक भी होगी, और साथ ही साथ इन्वर्टेड भी होगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इन्वर्टेड मीन्स अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टी। बात करें साइज की, तो यहाँ पे थोड़ा साइज की बात कर लेते, वो कैसा होगा। एक्चुअली में इस केस में जो इमेज बनेगी वो थोड़ी इनलार्ज होगी, बड़ी तो होगी। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, अब इतनी दूर जाके एक दूसरे के जहां कट करेंगी वहां पे इनकी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। ठीक है ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इस फर्स्ट टाइम कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। अभी तक तो छोटी बनती थी, एक केस में जब सी पे था तो समान साइज की बन रही थी, सेम साइज, बट बड़ी इमेज तो अब ही हमको केवल देखने को मिलेगी। चलिए भाई, अब बात करते हैं लास्ट केस की, डेट इज फिफ्थ केस। वो क्या कहता है, अब ऑब्जेक्ट और भी अधिक पास आ गया। ऑफकोर्स किसके पास आया, दर्पण के। कहाँ पे आ गया, फोकस और पोल के बीच में आ गया, इसलिए इतना पास आया। इसलिए फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पे इसको भी दिखा रही हूँ कि आप देखो कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ आ गया है, इसके साइज को थोड़ा कम करें ताकि और अच्छे से दिखाई दे। चलो, अब सबको दिखाई दे रहा है, फोकस और पोल के बीच आकर, मीन्स बहुत बहुत पास आ गया। पोल क्या होता था भाई, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होता था, इतने पास तो आ गया है ऑब्जेक्ट। तो फिर बात तो वही है, इमेज तो बिल्कुल दूर ही भाग रही है। तो अभी भी ऐसा होगा, लेकिन अब फर्स्ट टाइम कुछ केस हो जाएगा अलग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है केस। क्यों है, ये दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है। किस मामले में डिफरेंट है, क्योंकि अब तक आपने देखा कि अवतल दर्पण के केस में जो बनने वाली इमेजेस थी वो हमेशा रियल थी, इन्वर्टेड थी। रियल क्यों थी, क्योंकि वो वास्तविकता में एक दूसरे को कट कर रही थी हर एक जगह पे। लेकिन अब की बार फर्स्ट टाइम ये बनने वाली जो इमेज है ये कैसी है, ये वर्चुअल है। कैसे वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये रियलिटी में एक दूसरे को लाइट रेस कट नहीं करेंगी, कट करती हुई प्रतीत होंगी। तो फर्स्ट मैं बताऊंगी भी कैसे, लेकिन पहले जान लो। तो फर्स्ट टाइम इस केस में, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। आई होप आप सब मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना, गेटिंग माई पॉइंट। क्या कह रही हूं मैं, ऑब्जेक्ट अब कहाँ पहुंच गया, फोकस और गोल के बीच पहुंच गया, बहुत ज्यादा पास आ गया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ये जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी। और तुमको तो पता है कि जब इमेज वर्चुअल होगी, आभासी होगी, जैसा तुम अपने आप को मिरर में देखते हो, तो वो कैसी होती, सीधी होती, यानी इरेक्ट होगी। अपने आप को कभी देखा है प्लेन मिरर में उल्टा देख के आए हो, नहीं, नहीं तो फिर कैसे ही देख पाएंगे। यानी कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है भाई, बात करें साइज की, तो देख भी पा रहे हो इस इमेज में भी कि ये साइज कैसा दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा इनलार्ज्ड दिखाई दे रही है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और इतनी बड़ी इमेज, ठीक है ना, काफी इनलार्ज्ड होती है। चलो अब बात करते हैं बनेगी कैसे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो लाइट रे, बहुत ध्यान से अगर देखो, ये पैरेलल आ रही थी, तो पैरेलल आ रही तो फिर से भाई नियम नहीं बदलेंगे परावर्तन के पश्चात, तो ये फोकस से ही होके गुजरी। ये लाइट रे अगर हम बात करें जो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही कि उस केस में तो फिर भी दूरी घट रही थी, इस केस में तो दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हट रही है। तो फिर कोई पॉसिबल, जो दूर हो रहा है वो दूर 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 ही होता जाएगा, इमेज तो कहीं नहीं बनेगी। इस वजह से हम देखते हैं कि जब हम इन लाइट रेस को पीछे की ओर ट्रेस करते हैं तो ये यहाँ कहीं एक दूसरे से मिलती हैं। तो एक्चुअली में तो नहीं मिल रही थी, इसलिए बन कैसी रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल बन रही, इस वजह से इरेक्ट भी बन रही है। चलो फिर बात करते हैं सबसे पहले लोकेशन ऑफ इमेज की। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या,
लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी भाई? चलिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लोकेशन ऑफ इमेज की, यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे, कहाँ दिख रही है हमें ये कहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जल्दी से बताओ। आप कहोगे कि मैम मिरर के पीछे बन रही है फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। क्या बोला जाएगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज। ठीक है भाई। कैसी बनेगी, अगर हम बात करें भाई नेचर की, तो ये कैसी इमेज होगी? एक्चुअली में ये नेचर की अगर हम बात करें तो ये वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी, साथ ही साथ इरेक्ट भी होगी। वर्चुअल होगी और इरेक्ट भी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आभासी और सीधी मैं लिख भी देती है, चलिए, आभासी होगी और साथ ही साथ सीधी भी होगी। आई होप सो नहीं कोई डाउट है। फिर अगर मैं बात करती हूँ साइज की, तो ये साइज कैसा होगा? अब यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट टाइम हाईली इनलार्ज्ड। कैसा होगा? हाईली इनलार्ज्ड। और बहुत ध्यान से इस केस को आप सभी बच्चे सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा है हाईली इनलार्ज्ड है, यानी कि अत्यधिक बड़ी है। और यही वो केस है जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सोलर कुकर में होता है, टॉर्च की लाइट में होता है, व्हीकल्स के हेडलाइट में होता है, डेंटिस्ट करते हैं, दूरदर्शी में होता है। याद आया, मैंने बताया था। तो तुम खुद ही समझ लो कि ऑब्जेक्ट जो है जब इतना ज्यादा है तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, कि जब इस केस में हम ये बात देख पा रहे हैं कि कैसी इमेज बन रही है, हाईली लार्ज बन रही है, मिरर के बिहाइंड भी बन रही है। क्लियर है मेरी बात सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कैसी बन रही है, अत्यधिक लार्ज बन रही है, हाईली लार्ज बन रही है, साइज में काफी ज्यादा बड़ी बन रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है सभी बच्चों को, है ना? ठीक है भाई, तो ये तो सारी बातें हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ से सारे केसेस होते हैं खत्म। तो आई होप आप सब मेरी बात समझ पा रहे होगे। बात करते हैं उपयोग की, तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में इसीलिए क्योंकि कैसी होती, काफी ज्यादा बड़ा किरण पुंज मिलता है हमें, है ना। सर्च लाइट में करते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में, क्योंकि अल्टीमेटली वही हो रहा है ना कि दर्पण के जो हेडलाइट का जो मिरर है उसके साथ में जो बल्ब लगा है, सोर्स लगा है, वो इतना पास है कि बड़ी वाइड स्प्रेड हमको दिखाई दे रहा है। उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, शेविंग मिरर में करते, क्योंकि तुम्हें बाल जो है ना छोटे छोटे हेयर्स वो बड़े दिखाई दे, आप अच्छे से शेविंग कर सको। ठीक है भाई। साथ ही साथ जो डेंटिस्ट है उसको भी, क्योंकि भाई डेंटिस्ट को देखना है दांतों में लगा हुआ कीड़ा, दांतों में लगी हुई गंदगी या प्रॉब्लम, तो उसको भी चाहिए कि दांत जो है वो बड़े से दिखाई दे, तो इसलिए भी करते हैं। सौर भट्टियों में करते हैं, ये सारे काम में हम इनका उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ होता है ये लेक्चर खत्म। आई होप आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। ध्यान से इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे चैप्टर को आपको डिटेल में समझना है। तो ये सारी चीजें करिए, ठीक है, ध्यान से। अगर आपको फिर भी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चन की अच्छे से फोटो क्लिक करनी है, और फिलो ऐप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप उस पिक्चर को जैसे ही अपलोड करोगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। कुछ समय में आपके साथ ट्यूटर कनेक्ट होंगे, वो लाइव क्लास के दौरान आपके पूरे डाउट को, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। तो इस तरह से बिना रुके आपकी होगी पढ़ाई अच्छे से। तो प्लीज मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।